नमस्कार। आज हम लोग पीएसयू बैंकर्स के द्विपक्षीय समझौता और वो काफ़ी दिनों से लंबित है, उसके पीछे जो कारण है उसके बारे में बात करेंगे। बैंक, ट्रेड यूनियन और आईबीए के बीच द्विपक्षीय समझौते के द्वारा जितने पब्लिक सेक्टर बैंकर्स हैं उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण होता है। वर्तमान बाईपार्टाइट सेटलमेंट या द्विपक्षीय समझौता नवंबर 2017 से लंबित है। इसके पीछे प्रकट रूप से कारण तो ये दिया जाता है कि आईबीए और बैंक्स यूनियन के बीच में कोई म्यूचुअल कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से ये समझौता नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख मांगें जो यूनियन ने प्रारंभ में रखी थी। सबसे पहली मांग तो सैलरी बढ़ाने को लेकर होती है। इस बार यूनियन की मांग थी कि 20% का सैलरी हाइक उनको पेस्लिप कंपोनेंट पे दिया जाए। दूसरी मांग थी कि जो अभी स्पेशल अलाउंस करके एक भत्ता दिया जाता है बैंकर्स को, उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। तीसरी मांग जो काफ़ी दिनों से चली आ रही है 5 डेज बैंकिंग वाली, कि 5 डेज बैंकिंग हो जाए। इसके अलावा और भी छोटी छोटी कई सारी मांगें थी, जैसे एनपीएस को स्क्रैप करके पुरानी पेंशन स्कीम लाना और पेंशन का अपडेशन करना, फैमिली पेंशन का अपडेशन करना, ये सारी चीज़ें। सरकार की तरफ से दूसरी चीज़ जो कही जाती है कि बैंकर्स की सैलरी बैंक जो फ़ायदा कमा रही है, प्रॉफिट कमा के दे रही है, उसके अनुपात में बढ़ेगी। मतलब जिस बैंक का प्रॉफिट ज़्यादा, उसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी, जिनका प्रॉफिट कम है उनकी सैलरी कम बढ़ेगी। लेकिन पीएसयू बैंक की आज की जो स्थिति है, तमाम तरह की सरकारी योजनाएं लागू करने का उनके ऊपर जिम्मा है। वो साल के 12 महीने कुछ न कुछ सरकारी काम करते रहते हैं, तमाम तरह की योजनाएं चलाते रहते हैं, सरकारी बीमा से लेके और सरकारी योजनाएं, जो ऋण योजनाएं होती है उनको अमली जामा पहनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। और ये सब वो कार्य हैं जिनमें लाभप्रदता तो बिल्कुल नहीं होती है। स्टाफ का पूरा दिन जाता है, लेकिन बदले में फायदे के नाम पे कुछ आता नहीं है, इनकम कुछ जनरेट होती नहीं है। अब जब आप फ्री वाले काम कराएंगे जिसमें इनकम जनरेशन नहीं हो रही है, तो एंड ऑफ द ईयर जब आप कैलकुलेट करेंगे कि इस बैंक ने कितना फायदा कमाया, तो कुछ खास दिखता नहीं है, क्योंकि बैंकर साल भर अपना मूल काम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। और जब फायदा नहीं होगा तो फिर आप ये बोलेंगे कि अरे फायदा नहीं हो रहा तो हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। साथ में और भी कुछ चीजें होती है जो बैंक की लाभप्रदता पे कुठाराघात करती है। जैसे अभी एग्रीकल्चर का एक सेगमेंट है, किसानों की स्थिति बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसानों को बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। फसल उगाने से लेकर और जमीन खरीदने तक कई सारी योजनाएं बैंक के द्वारा वित्त पोषित होती है। अब कोई भी एक पार्टी चुनाव में आके वादा करती है कि हम अगर चुनाव जीत जाएंगे तो सारे लोन माफ कर देंगे। अब किसानों के साथ क्या है कि उनको दिख रहा है कि ये पार्टी अगर जीतती है तो हमारा लोन माफ हो जाएगा, तो वो लोन चुकाना बंद कर देते हैं, वो खाते एनपीए हो जाते हैं, उससे भी बैंक का इनकम कम हो जाता है। और ऐसा अगर हो गया कि वो पार्टी चुनाव जीत गई, तब तो ऋण माफी हो जाती है, पैसा कुछ किसानों के लिए मिल जाता है। अगर वो पार्टी हार गई, वादे के मुताबिक किसानों ने वादे के अनुसार तो जमा किया नहीं, अब वो खाता एनपीए हो गया, अब किसान चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो किसान भी घाटे में और बैंक का एनपीए बढ़ गया तो बैंक की इनकम भी खत्म हो गई। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन होते हैं, ये भी बैंक के इनकम को काफी कम कर देते हैं। आज बैंकर्स और उनके समकक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मियों की सैलरी को जब हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें काफ़ी अंतर है। जबकि 50s और 60s में बैंकर्स की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के समकक्ष कर्मियों की सैलरी से काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन हर बाईपार्टाइट सेटलमेंट के साथ ये फासला कम होता गया और बाद में आज तो हालत यह है कि केंद्रीय कर्मियों की सैलरी बैंकर्स की सैलरी से 2 गुने सवा 2 गुने ज़्यादा है। मतलब हर बाईपार्टाइट सेटलमेंट में बैंकर्स की सैलरी बढ़ने का अनुपात कम होता गया और हर पे कमीशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मियों की सैलरी बढ़ती गई और इनके बीच में एक अंतर भी बढ़ता गया। आज बैंक के क्लर्क और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेवेंट 2 के कर्मचारी के बीच में सैलरी का जो अनुपात है वो मान के चलें कि लगभग 2 गुना है। मतलब बैंक क्लर्क की सैलरी से पेवेंट 2 के कर्मचारी की सैलरी 2 गुनी है। और आज तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि बैंकर्स का एक बड़ा भाग बैंक के एम्प्लॉय को भी पे कमीशन के अंदर लाने की वकालत कर रहा है। उसका ये कहना है कि हर बाईपार्टाइट सेटलमेंट में हम लोगों की स्थिति खराब होती चली जा रही है, तो बेहतर होगा कि गवर्नमेंट हमें भी पे कमीशन के अंदर रखते। 10 साल में हमारी सैलरी एक बार बढ़ेगी, हमें मंजूर है, लेकिन ये हर 5 साल में लंबित होना और स्ट्राइक करना और सैलरी कटवाना और जमाने भर की चीज़ें करना, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब ये वेतन समझौता लंबित क्यों होता है और कैसे होता है, इसके पीछे के मैकेनिज्म को थोड़ा समझेंगे। 10वें बाईपार्टाइट सेटलमेंट में पेस्लिप कंपोनेंट पे 15% की वृद्धि दी गई थी। मतलब सैलरी का जो हाइक था ओवरऑल वो 15% दिया गया था। और 11वें सेटलमेंट में यूनियन ने डिमांड रखी थी कि हमें 20% का सैलरी हाइक मिलना चाहिए पेस्लिप कंपोनेंट पे।
लेकिन आईबीए ने शुरुआत कहाँ से की? 2% से। अब इसको कम से कम समझौते वाला गेस्चर तो नहीं कहा जाएगा। इससे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है कि आईबीए इसको जल्दी करने के पक्ष में है, क्योंकि पिछले बार आपने 15% दिया है, इस बार यूनियन की डिमांड 20% की है और आप शुरुआत 2% से कर रहे हैं। तो इसमें आईबीए और सरकार की मंशा साफ लगती है कि वो चाहते हैं कि वेतन समझौता जितना लंबित हो, जितना लंबा खींचे, उतना बेहतर है। अब गवर्नमेंट को इससे फायदा क्या होता है? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो अरियर वाला अमाउंट आएगा, वेतन समझौता जो 2017 में होना था वो 2021 में जाके होगा, तो 4 साल में अगर उनको हमेशा सैलरी बढ़ानी पड़ती, हर महीने देना पड़ता, अब 4 साल के बाद वो इसके अरियर का भुगतान करेंगे तो उस पर ब्याज तो कुछ लगता नहीं। तो ये एक बड़ा फायदा होता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो हो गई गवर्नमेंट के तरफ की बातें कि गवर्नमेंट क्यों बाइपार्टाइट सेटलमेंट को डिले करना चाहती हो, क्यों नहीं चाहती है कि समय पे हो। अब इसका दूसरा पक्ष, जो बड़ा मेजर पक्ष है यूनियंस का, उनकी बात देखते हैं। तमाम बैंक यूनियन की आज की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। उसमें आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, भाई भतीजावाद है और पता नहीं क्या क्या है। अब इसमें एक बड़ा पक्ष आता है जिसको लेवी कहते हैं। सेटलमेंट में जितना ज़्यादा अरियर मिलेगा उस पर उतने ही अनुपात में यूनियन को लेवी मिलती है, और लेवी की यह राशि करोड़ों में होती है और ये यूनियंस के पास जाती है। और प्रकट रूप में तो कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। कहाँ खर्च हो रहा है ये पैसा, किस प्रयोग में आ रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है, और आम बैंकर्स को इन चीज़ों की जानकारी भी नहीं होती है। अब जितना ज़्यादा अरियर उतनी ज़्यादा लेवी, मतलब जितना द्विपक्षीय समझौता देर से होगा उतना ज़्यादा अरियर होगा और यूनियन को उसी के अनुसार लेवी मिलेगी। अब देखिए, दोनों पक्ष जो समझौते के टेबल पे बैठे हैं, दोनों का साझा हित ये है कि समझौता जितना देर से हो। सरकार के लिए क्या है, समझौता जितना देर से हो, फंड उनको उतना लेट रिलीज करना पड़ेगा, उनको पैसा उतना लेट से देना पड़ेगा, उस पर ब्याज बचा ले जाएंगे। और यूनियन के साथ क्या है, जितना समझौता देर से होगा उतना ज़्यादा अरियर मिलेगा, उनको उतनी ज़्यादा लेवी मिलेगी। तो ये तो एकदम साफ समझ में आता है कि समझौता समय पे हो कैसे। और बैंक कर्मी जो इस व्यवस्था में जो लाभुक हैं या जिनको लाभ मिलना है समय पे वेतन वृद्धि या वेतन समझौता होने से, वो इस व्यवस्था को ढोने के लिए अभिशप्त हैं और कम सैलरी पे काम करने को मजबूर हैं। लेकिन परिणाम ये हो रहा है कि आज बैंकर्स का एक बड़ा तबका पे कमीशन की बात करने लगा है, यूनियन का विरोध करने लगा है, गवर्नमेंट की नीतियों का भी विरोध करने लगा है। लेकिन अभी भी ये जंजीर पूरी तरह से टूटती नजर नहीं आ रही है। छोटी सी शुरुआत जैसी है अभी इस व्यवस्था को बदलने, और इसमें एक बड़ा समय लगने वाला है। फिर भी उम्मीद करते हैं कि पीएसयू बैंकर्स का वेतन समझौता जल्दी हो जाएगा और ये इन तमाम तरह की चीज़ों से उबर के फिर से लोक कल्याण का जो कार्य और जो जिम्मेवारी उनके ऊपर है उसमें वो आगे बढ़ेंगे और इस देश की आर्थिक स्थिति में एक बड़ा योगदान देंगे।